अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम IUPAC कर रहे थे और IUPAC में अब हम पहुंच गए कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के ऊपर। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो IUPAC के आखिरी लास्ट फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, इससे प्रीवियसली जो लेक्चर्स अभी तक हमने पढ़े उसके अंदर हमने अल्काइल हैलाइड्स फंक्शनल ग्रुप्स को देखा, अल्कोहल्स को देखा, ईथर्स को देखा, एल्डिहाइड्स को देखा और कीटोन को देखा। आज हम पढ़ रहे हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अगर आप इसके अंदर देखें, तवज्जो से देखें, तो COOH जिसके अंदर ऐसी अल्काइल की चेन जिसके अंदर COOR लगा हुआ होगा, COOH लगा हुआ होगा, उसको कहते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। इस चीज को इस अंदाज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब C के ऊपर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है और एक तरफ OH है। जो C और डबल बॉन्ड O के साथ है इसको पढ़ते हैं कार्बोनाइल। इसको क्या पढ़ते हैं? कार्बोनाइल पढ़ते हैं। और जो OH है इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल। लेकिन उम्मी तौर पे हम इसको कहते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। क्या कहते हैं भाई? कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+1 COOH। आसान अल्फाज में अगर हम इसको लिखना चाहें तो RCOOH लिखते हैं। जैसे कि मैं पहले कई दफा बता चुका हूं आपको कि आपको ये रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त तक जो हमने फंक्शनल ग्रुप्स किए हैं उनकी स्टडीज देखें तो क्या क्या किया हमने? ROR ऐसा भी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है। एक फंक्शनल ग्रुप ये लिखा हुआ है, ROH भी पढ़ा हमने। और आज हम पढ़ रहे हैं RCOOH। तो इन सब के एतबार से आपको पता होना चाहिए ये ईथर्स कहलाते हैं, एल्डिहाइड्स कौन से हैं और कीटोन कौन से हैं। अभी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं लिखे हुए, लेकिन यू मस्ट बी नो कि इस अंदाज में आपको सबकी रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि एक तरफ कार्बन की चेन होगी और दूसरी तरफ COOH लगा हुआ हो, तो इसको कहते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। सही है भाई? अब पहचान तो हमने देख ली, अब हमें इसका IUPAC नेम देना है। तो सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है रूल्स के अंदर, कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज अ पेरेंट अल्केन। कार्बन की वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो। दूसरा, जब इसका IUPAC नेम दिया जाएगा तो E अल्केन में से E को हटा के क्या लगा देंगे? OIC एसिड का इस्तेमाल होगा। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको ओपन करके लिखता हूं, CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। सही है? The numbering starts where the carboxylic acid is present। नंबर वहां से स्टार्ट करना है जिस तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4। तो ये इसकी नंबरिंग हो गई। E को हटा के OIC एसिड लगा। सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच कौन सी? मिथाइल। मैंने लिखा 3 मिथाइल, 3 भी मिथाइल है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब ब्यूटेन नहीं लिखेंगे यहां पे E को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? ब्यूटानोइक, ब्यूटानोइक एसिड। 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। क्योंकि ये नंबर 1 पे है तो 1 की रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी नहीं होता। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी नंबरिंग। अब क्योंकि यहां पे मैंने आपको समझा दिया कि कार्बन को ओपन करके कैसे लिखते हैं, तो इस चीज को हर दफा करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसका नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, बिकॉज मुझे ये बात नजर आ रही है
कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे है। अब इसका नंबर क्या हो जाएगा भाई, ब्रांच कहां पे लगी हुई है, 4 पे, तो 4 को कहते हैं 4 पे 2 दफा ब्रांच और आइडेंटिकल है, सेम है, तो 4,4 डाईमिथाइल, क्योंकि 2 दफा मिथाइल है तो डाईमिथाइल। हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट अल्केन इज 5, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड पेंटानोइक एसिड। सही है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी लिखेंगे तो पेंटानोइक आखिरी में एसिड का लफ्ज लगाना जरूरी होता है। सही है, एक बात। दूसरी बात ये कि अच्छा, दूसरी बात ये कि ये 2 एग्जाम्पल्स हो गई। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है और 4 है। 3 और 4 एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं तो किताब के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 लिखी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखी हुई है CH3 CHBr COOH। जब COOH लिखा हुआ होगा तो उसके अंदर, जब COOH लिखा हुआ है तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? अगर देखा जाए इसको हम नंबरिंग जो है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड से जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 हम क्या लिखेंगे इसका नाम, 2 ब्रोमो। कितने एसिड्स हैं यहाँ पे, कितने अल्केन ग्रुप है, 3 का है, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन, प्रोपीएनई, प्रोपेन, ई को हटा के हमने क्या लगा दिया, प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 भी लिखी हुई, अगर आप चाहें तो उसको देखें, और उसको आप लोग घर में चाहे नहीं बल्कि करनी है। ये जो छोटे छोटे से मैं एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं, हर टॉपिक की 3-3 4-4, तो इसको आप लोग अपने रजिस्टर्स के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से मेंटेन करेंगे। सही है, और हर लेक्चर की वीडियो देखते हुए बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या करना है, काम करना है। अब हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह गया जिसको कहते हैं ईस्टर। क्या कहलाते हैं, ईस्टर्स। ईस्टर्स करने के बाद हम कंबाइन करके तमाम IUPAC को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे असाइनमेंट, और असाइनमेंट के बाद हम 5 एयर को सॉल्व करेंगे। सही है इंशाअल्लाह। तो इस वक्त के लिए जो हिदायत है आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी तक का सारा काम किताब को सामने रखा जाए, और जिस अंदाज में मैंने IUPAC करवाए हैं, जर्नल फार्मूला, रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स, ये आप सबने हर हाल के अंदर अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व करनी है। और सॉल्यूशन के साथ साथ आप लोगों ने किसी बच्चे को कोई भी मुश्किल आ रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और मेरी दरख्वास्त है कि भाई आके मुलाकात कर लो। मेन असाइनमेंट शुरू होने से पहले, मतलब सिर्फ एक लेक्चर के बाद मेरा असाइनमेंट शुरू हो रहा है, उससे पहले मैं आप लोगों ने आके मुझसे मिलना है। जिसको नहीं आया समझ में वो ज़रूर आए मिलने के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें कि सर ये यहाँ से क्यों नहीं हुआ, आप में से अभी एक लड़का और भी आया मुझसे मुलाकात करने के, सर ये ज़रा समझा दें। जितना आप लोग आओगे ना मेरे पास मुलाकात के लिए, जो पूछने के लिए आओगे, तो आसानी होगी आप लोगों को। कोई कंफ्यूजन है आके मुझसे मुलाकात करो, मुझसे पूछो सर किताब के अंदर से ये क्या चीज़ है, ये वाला IUPAC कैसे होगा, तो बात हमारी आपके साथ आगे चलेगी। वरना आप लोग परेशान हो जाओगे बेटा, और आप लोगों से काम होना मुश्किल हो जाएगा। आगे मुश्किल जब कंबाइन करके करेंगे तो फिर मुश्किलात का सामना होगा। लिहाजा आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह लास्ट IUPAC में करना है ईस्टर्स। अस्सलामु अलैकुम।